हेलो बच्चों, मैं हाफिज इंजीनियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। तो देखिए, आप लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जैसे आप देखेंगे पहला चैप्टर में, तो पहला चैप्टर आप लोगों को दिखाई देगा कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये चीज आप लोगों को दिखाई देगा। तो देखिए, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यह इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? दरअसल इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों को भी पता होगा इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अब ये हड़प्पा सभ्यता का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई आज तक जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई, सभी सभ्यताओं के कुछ न कुछ लिखित साक्ष्य मिले, कुछ लिखित प्रमाण मिले और उन सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि लिपि मिला, लेकिन वो लिपि पढ़ा नहीं गया। तो इस बात को कहना मुश्किल होने लगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते होंगे, उन लोग क्या करते होंगे, उन लोग के राजा कैसे होते होंगे, स्त्रियों की स्थिति क्या रही होगी। तो ये सब सारी बातें आज तक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए इस सभ्यता के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, कहां से होती है? ईंटों से होती है। मनके समझते हैं? मनके मतलब वो माला जो बनता है ना, माला, उसी को मनके कहा गया है। और अस्थियां मतलब हड्डियों से। तो पुरातत्वविदों ने जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया और वहां से जो वस्तु प्राप्त किए उसी से जानकारी प्राप्त किया और हम लोगों को तक वो जानकारी पहुंचाया। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो मिला वो थे मोहर। क्या थे? मोहर। अब देखिए, हड़प्पाई मोहर एक शब्द है कि हड़प्पाई मोहर, इसको हम लोग कह सकते हैं हड़प्पाई क्षेत्र। अब है कि हड़प्पाई क्षेत्र किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी अगल बगल के क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों को हड़प्पाई क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तु का उत्खनन किया, जो वस्तु मिला, वो क्या थे? मोहर थे, हड़प्पाई मोहर थे। हड़प्पाई मोहर हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुरावस्तु है, विशिष्ट पुरावस्तु है। फिर कहा जाता है कि हड़प्पाई मोहर सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। और फिर कहा जाता है कि यह जो हड़प्पाई मोहर जो बने हुए थे, आपको किताब में फर्स्ट पेज में आपको दिखाई देगा, चित्र दिखाई देगा, जहां पर मतलब कि कोई जानवर का चित्र है, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है जिसको पढ़ना असंभव लगता है, उसी को हम लोग मोहर बोल रहे हैं। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर। दूसरी बात है कि यह जो मोहर थे ये सेलखड़ी पत्थर से बने हुए थे। सेलखड़ी एक मतलब कि मुलायम पत्थर होते थे, तो उसी से ये मोहर उस वक्त बनाए होंगे। इस मोहर में मान लो यह जो मोहर है, इस मोहर में जानवरों का चित्र मिलता है। और इस पर जो लिखा हुआ है लिपि का चिन्ह है, यानी ऐसा लिपि है जिसको पढ़ना असंभव है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो अब यहाँ पर हमें सवाल क्या पूछा जाएगा कि हड़प्पाई मोहर पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोगों को मैं यहाँ 4 चीजों बता दिया हूं कि सबसे पहले लिखिएगा सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है कौन? हड़प्पाई मोहर सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। नंबर 2, यह सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ है। नंबर 3, जानवरों का चित्र मिलता है और इसमें ऐसा लिपि का चिन्ह है, ऐसा लिपि है जिसको पढ़ना असंभव है, जिसको पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए, वहां की जो हड़प्पा की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो हड़प्पा की जानकारी जब उत्खनन का कार्य किया तो सबसे पहले वहां पर क्या देखा कि घर होगा, यानी सबसे पहले वहां पे जो मिला, क्या मिला? आवास मिला। जब आवास मिला तो भाई अब मान लो यहाँ घर है, ये घर जब टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सामान मिलेंगे। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, तो यहाँ पर क्या मिल सकता है? ये मार्कर मिल सकता है। तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? वहां के आवासों से, मृद भांडों से। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, यानी मिट्टी का पका हुआ बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। तो आवासों से, मृद भांडों से, आभूषणों से, औजारों से, मोहरों से, मनके से और चैप्टर का जो नाम है अंत में लगा दो ईंटे से, यानी इन चीजों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। देख रहे हैं, उत्खनन में यही सब चीजें मिला, इसलिए इसका नाम पड़ गया ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी यहाँ पर लिखित कुछ नहीं मिल रहा है। तो आवाज तो आप लोग याद कैसे कीजिएगा? ट्रिक के साथ याद कीजिए।
देखिए 3 अ आया है और 3 गो म, बस इतना याद रखिए, 3 अ और 3 म। 3 अ में एक है आवास, एक है आवास, एक है आभूषण, एक है औजार, और यहाँ पर क्या है, मृदभांड, मोहरे और मन के। तो चलिए हम लोग समझते हैं संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं संस्कृति का परिभाषा। सबसे पहले संस्कृति का परिभाषा लिख देते हैं, संस्कृति का अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए संस्कृति मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बड़ों से रिस्पेक्ट से, जो हमसे बड़े होते हैं, बड़ों से इज्जत से बात करते हैं, छोटों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कहीं अगर सर देखते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, तो ये जो इस तरह जो बातें करते हैं यही तो संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है। इंडियन कल्चर क्या है, यानी सभी से इज्जत से बात करना है, सभी को समझना, ये हमसे बड़ा है, ये हमसे छोटा है, यही तो संस्कृति है, अपनी भाषा में हम लोग समझते हैं। तो संस्कृति क्या होता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विचार कर्म के क्षेत्र में सृजन करता है, उसे ही संस्कृति कहा जाता है। यानी मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करके विचार कर्म के क्षेत्र में सृजन करता है। सृजन का मतलब होता है इन्वेंशन, यानी आविष्कार करना, यानी उस चीज को बनाना, तो उसी को क्या कहते हैं, संस्कृति कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी चीज मिले ना, जैसे मान लो मनके मिला, ये जो मनका है, ये जितने भी मनके मिले हैं सब एक सजावट के रूप में मिले हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। देखिए एक विद्वान का नाम आता है जिसका नाम है टॉयलर महोदय। क्या बताते हैं, संस्कृति का परिभाषा क्या देते हैं, सबसे अच्छा संस्कृति का परिभाषा दिया है कि जटिल संपूर्ण बताया है। जटिल संपूर्ण क्या है कि ज्ञान, कला, रीति रिवाज, यानी ज्ञान, कला, रीति रिवाज, विधि, समाज के सदस्य ये सब आदतें अर्जित करता है, उसे ही संस्कृति कहा जाता है। ये हम लोग का हुआ कि संस्कृति का अर्थ। अब हम लोग संस्कृति का अर्थ समझ गए। अब आगे देखते हैं कि पुरातात्विक कौन लोग होते हैं। पुरातात्विक उसको कहते हैं जो उत्खनन करते हैं और उससे जो उत्खनन किया है उन चीजों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को पुरातात्विक कहा जाता है। तो देखिए पुरातात्विक लोग अपने दृष्टिकोण से संस्कृत शब्द का क्या अर्थ बताते हैं कि एक विशिष्ट शैली का होगा, मतलब कि आकार का होगा, यानी जो भी चीज मिलेगा वो एक आकार उसका होगा। फिर बताते हैं कि एक साथ, यानी कोई भी चीज मिलेगा तो एक नहीं मिलेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा। फिर बताते हैं भौगोलिक क्षेत्र होगा और एक कालखंड होगा। अब यहाँ पर देखिए कि पुरातात्विक ने क्या कहा कि जितने भी चीजें हड़प्पा सभ्यता मिले, जो मोहरे मिले, मनके मिले, बाट मिला, पत्थर के फलक मिले, पकी हुई ईंट मिला, ये सारे चीज जो मिला एक विशिष्ट शैली में मिला। यानी क्या, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें मिल रहा था एक ही आकार का लगभग मिल रहा था, तो क्या हो रहा था कि एक विशिष्ट शैली से मिल रहा था और एक साथ मिल रहा था, एक समूह में मिल रहा था। फिर बताते हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र में मिल रहा था। फिर बताते हैं कि कालखंड में मिल रहा था। और जब ये सब सारे चीजें एक साथ जब मिलता है उसी को कहा जाता है संस्कृति। तो पुरातात्विक ने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है। जैसे वस्तु में कहां से मिला है, ये मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, ये सब कहां से मिला है। अफगानिस्तान से मिला है, जम्मू से मिला है, बलूचिस्तान से मिला है तथा गुजरात से मिला है। तो ये सारे चीजें जो मिले हैं, इन चीजों को ही हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता या इसी चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां कहा गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल
जो पहला स्थल जो खोजा गया वो था हड़प्पा। ये हड़प्पा का खोज जो हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, आप लोग नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। इसलिए इस सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही इस स्थल के नाम से पड़ गया है, इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्वविदों ने इस पर एक मतभेद चलने लगा कि इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाए। तो जितने भी पुरातत्वविद थे सारे लोग बैठे और इस पर इस बात का चर्चा किया गया कि इस जगह का नाम, कोई भी सभ्यता अगर खोजी जाएगी उस सभ्यता का नाम उसी स्थल के नाम से रखा जाएगा जो स्थल पहले खोज होगा। इसीलिए पहला स्थल जो खोजा गया इस सभ्यता का हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड बहुत सारे पुरातत्वविदों ने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है, लेकिन आप लोगों का जो एनसीईआरटी में जो टाइम पीरियड दिया गया है वो टाइम पीरियड क्या है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। आप लोग ये वाला याद रखिएगा कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ये ईसा पूर्व क्या है, इस चीज को देख लेते हैं कि ईसा पूर्व यानी इंग्लिश में इसी को हम लोग बीसी कहते हैं। तो एक काम कीजिए, आप मेरे साथ तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं समय को, आराम से समझते हैं समय को। देखो तिथि में जो होता है एडी, बीसी या बीसीई, ये तिथि में लिखा हुआ रहता है। इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कि ये एडी, बीसी या बीसीई है क्या। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पर, या तुम आराम से समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं ये है ईसा मसीह का, ये मान लेते हैं ये जो जगह ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म होते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म का समय ये हुआ है। इससे पहले ईसा मसीह दुनिया में आने से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम को, पहले का समय को दिखाने के लिए बीसी लिखा हुआ रहता है किताब में। मतलब कि इंग्लिश में बीसी और हिंदी में सब क्या लिखते हैं, यानी ईसा पूर्व, क्या लिखा हुआ रहता है ईसा पूर्व। आप लोग इस चीज को ख्याल रखिएगा। ये बीसी होता क्या है, ये बीसी जो है ये है बिफोर क्राइस्ट। क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हो, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जन्म के बाद का समय, जन्म के बाद का समय को क्या लिखते हैं एडी, क्या लिखते हैं एडी। अब आगे देखते हैं। देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था वो बीसी यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, और जन्म के बाद का एडी। अब इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो एडी है ये एडी है। एडी जो है एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा के दो शब्द है। ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के दो शब्द, आराम से समझिए ये क्यों। ये लैटिन भाषा के दो शब्द। अब ये एडी जो है एनो डोमिनी, अब ये वर्तमान विश्व में अक्सर किताबों में आप देखोगे, वर्तमान विश्व में भी जितनी भी किताब छपती है उस चीज को दिखाने के लिए आप एडी ना लिख करके, एडी की जगह पे क्या लिख रहा, क्या एडी की जगह पे क्या आता है सीई आता है। क्या आता है एडी की जगह पे सीई आता है। सी क्या है? ये है कॉमन एरा। ये क्या है? कॉमन एरा। यानी अब जो पहले एडी यानी जन्म के बाद का समय को दिखाने के लिए जो एडी जो लिखता था, अब एडी ना लिख करके एडी की जगह पे क्या आ गया सी आ गया, यानी कॉमन एरा आ गया। और जो बीसी है अब अभी वर्तमान में बीसी को ना लिख करके क्या लिखने लगा है बीसीई। क्या लिखने लगा है बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी बीसीई ईसा पूर्व को दिखाता है, और सी जो है ये क्या दिखाता है ईसवी को दिखाता है। बात के लिए फिर से समझ लो एक बार। यानी पहले क्या लिखते थे बीसी यानी ईसा पूर्व को दिखाने के लिए। अभी हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड जब हम देख रहे थे, जैसे देख रहे थे 2600 से लेकर के 1900
2600 से लेकर के 1900 बीसी तुम कह सकते हो या तुम ईसा पूर्व कह सकते हो। इस चीज को समझ लो, बीसी या ईसा पूर्व को कह सकते हो। तो यही अब पहले जो होता था बीसी, अब बीसी की जगह पे क्या लिखा रहा है, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। और एडी की जगह पे जो ईस्वी जो पहले दिखाया जाता था, अब एडी की जगह पे क्या लिख रहा है, सीई यानी कॉमन एरा, यानी इस सीई को क्या बोल रहे हैं, ईस्वी बोल रहे हैं। और एक और चीज, अब यहां पे जरा सा देखना कि जो सीई है पहले क्या लिखते थे, एडी यानी ईस्वी। और जो बीसी है बीसीई यानी ईसा पूर्व, क्या लिखते थे, ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व के बीसी की जगह कुछ किताबों में तिथि को दिखाने के लिए बीसी की जगह पे बीपी आ रहा है। बीपी यानी क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी कुछ किताबों में अब ईसा पूर्व को दिखाने के लिए बीपी का प्रयोग किया जा रहा है। ईसा पूर्व को दिखाने के लिए बीपी का प्रयोग किया जा रहा है, बिफोर प्रेजेंट। कुछ किताबों में आता है वर्तमान में, वरना अक्सर किताबों में बीसीई या फिर इस ईस्वी को दिखाने के लिए सीई। ठीक है, इस चीज को हम लोग देख लिए कि एडी और बीसी और बीसीई क्या होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि आरंभ। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है अभी वर्तमान हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता है। विकसित हड़प्पा। अभी विकसित हड़प्पा से पहले जो हड़प्पा था ये आरंभिक हड़प्पा। और जब हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हो गया उसके बाद का जो है वो है परवर्ती हड़प्पा। क्या है, परवर्ती हड़प्पा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग विकसित हड़प्पा को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले वहां पर कई संस्कृतियां थी। ये जो आरंभिक हड़प्पा है इसके जो जगह मिलेंगे आपको, आप लोग किताबें देखेंगे कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक आप लोग देखिएगा कि पेज नंबर 3 में आरंभिक हड़प्पा का जो क्षेत्र दिया हुआ है कि सिसुवल है, सिंध है, कोटदीजी है, दमसदात है, आमरी है, नाल है। ये जो आरंभिक हड़प्पा है, आरंभिक हड़प्पा की जो जगह है क्या है, सिसुवल। आप लोग याद रखिएगा सिसुवल, इसके बाद सिसुवल, कोटदीजी, दामसदात, सिंध और आमरी नाल। आप लोग देखिएगा ये जो जगह है सिसुवल, कोटदीजी, दामसदात और सिंध, आमरी नाल, ये है आरंभिक हड़प्पा जो थे, आरंभिक हड़प्पा की जगह है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे है कि ये सिसुवल के बाद कोटदीजी, दामसदात, सिंध, आमरी नाल, ये है आरंभिक हड़प्पा। और आरंभिक हड़प्पा में जो थे कि यहाँ पर जो मिला है विशिष्ट मृतभांड भी मिला है। यानी मृतभांड क्या, इस प्रकार से ये देखिए आप लोग, ये तो ये जो मिला है बहुत प्राचीन है। यानी विकसित हड़प्पा में जो मिला है और ये जो मिला है दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए कहा गया है कि ये जो मृतभांड है ये किसका है, आरंभिक हड़प्पा का है। और वहां पर किसका साक्ष्य मिला है, कृषि का मिला है, पशुपालन का मिला है और शिल्पकारी से संबंधित चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। और फिर आगे देखिए कहा जाता है कि आरंभिक हड़प्पा में बस्तियां जो थी वो छोटी बस्तियां होती थी। तो कहा जाता है कि आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के टाइम पीरियड में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि आरंभिक हड़प्पा के जो लोग थे उन लोगों की बस्तियां जल गए होंगे या बस्तियों को छोड़ करके वहां से
वहां से चले गए होंगे, यानी जला हुआ का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच का टाइम जो है वो बहुत ही फर्क है। इसलिए कहा जाता है कि आरंभिक हड़प्पा के लोग क्या करते होंगे, अपनी बस्तियों को छोड़कर चले गए होंगे। फिर कहा जाता है कि जो ये विकसित जो हड़प्पा है, अब देखिएगा विकसित हड़प्पा की जब खोज हुई तो आप लोग बुक में देखिएगा, बुक में आप लोग देखिएगा पेज नंबर 2 में, यहां पर देखिएगा कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृतियां, यहाँ इस चीज को देखिएगा। तो जो कहा जाता है कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां सिंध और चोलिस्तान, यानी कहां से कितना जगह मिला है, तो थार रेगिस्तान, यानी थार रेगिस्तान जानते हो ना, यानी थार रेगिस्तान पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसी को थार रेगिस्तान कहा जाता है। तो कहा जाता है कि कुल 106, सिंध से 106 और चोलिस्तान से 239, सिंध से 106 बस्तियां मिला है, 106 बस्तियां मिला है, और चोलिस्तान से 239 बस्तियों को खोजा गया है। तो कहा जाता है कि आरंभिक हड़प्पा की जो बस्तियां मिला है सिंध से 52 मिला है। आप लोग किताब में देख लीजिएगा, पूरा चार्ट दिया हुआ है, उतना चार्ट में नहीं लिख सकते इसीलिए 2 को उठा के लिख दिए हैं। और चोलिस्तान से कितना मिला है, 37 मिला है। जैसे विकसित हड़प्पा का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, सिंध से 65 मिला है, 65, और चोलिस्तान से 136, यानी सबसे ज्यादा जो बस्तियों का खोज हुआ है वो कहां से हुआ है, चोलिस्तान से हुआ है, 136। ठीक है ना। तो ये आप लोग क्या किताब में देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो हम लोग का है, ये आरंभिक हड़प्पा का जो जगह है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एक ट्रिक दे देते हैं, आप लोगों को याद करा देते हैं। जैसे होता है ना कि ठंड का महीना में जब हम लोग सिकुड़ने लगते हैं, तो क्या करते हैं, कोट पहन लेते हैं। अरे जब कोट पहनते हैं तो दम आ जाता है, दम आता है तो दौड़ने लगते हैं। इतना याद रखिएगा, ठंड का महीना में सिकुड़ने लगते हैं, कोट पहनते हैं, दम आता है तो दौड़ने लगते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिए। अब देखिए, ठंड का महीना में सिकुड़ने लगते हैं, सीसुअल, कोट पहन लेते हैं, कोट दीजिए, दम आ जाता है, दम सादात, और फिर दौड़ने लगते हैं, सिंदूर आमरीनाल। ठीक है ना। तो ठीक है मेरे बच्चों, ये हम लोग का ईंटें मन के तथा अस्थियां का ये फर्स्ट क्लास था, यानी ये पार्ट 1 है। अब हम लोग इसके आगे का दूसरा क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।